सजनों, ई का लगा दिया, ये डाटा सफिशिएंसी लगा दिया है। पहले अब डीआई शुरू करें, इस बाद में करवाएंगे। वो डीआई लगाओ, डीआई चालू कर दिया क्या? रोको जरा, रोको। ये कल देखेंगे, कल क्वेश्चन बनाएंगे। आज जो मेन थॉट हो तो सिखा दें, जो हम सिखाना चाहते हैं। नहीं बना है तो नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कुछ बोल रहे थे आप लोग को, है ना? तो टॉपर बनना है तो आप लोग को कुछ चीजें अपनाने पड़ते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जो चीज खाली किताब ही जमा करने पर रहता है। अरे मैथ का किताब, अजय इसका भी ले लिया, मैथ किताब इसका भी ले लिया, मैथ किताब इसका। और सुनिए, एक बच्चा बोलता है ना कि हम इस बुक को पढ़ें, रुक जाइएगा, बोलिएगा ऑन की तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? हो गया क्या ऑन? हाँ करिए, बताइएगा, इशारा कर दीजिएगा मुझे। होता क्या है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा आप लोग। कोई टॉपर बच्चा है, आप लोग इंटरव्यू पढ़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते रहते होंगे। वो बच्चा बोला कि हम ए नाम के किताब को पढ़ के हम पास हुए हैं, तो उसी दिन से आपके दिमाग, ओ हम भी ए नाम से पढ़ेंगे वो किताब। दूसरा बच्चा बोला हमने तो बी नाम के किताब पढ़ के पास हुए हैं, और दूसरा कंट्री पढ़ा, ओह सचमुच बी है, ढूंढेंगे कहाँ है वो बी का किताब, ढूंढ लिया, मंगा लिया। कोई और बोल दिया तीसरा टॉपर, हम तो सी से पढ़ के टॉप हुए हैं, तो आप सी, आप सिर्फ किताब जमा करेंगे। पहला दिन किताब ला के देखेंगे, पलट पलट के, अरे हाँ बहुत दिया कंटेंट, रुक जाए, हो गया, ओके। उसके बाद उन किताबों पर मिट्टी का एक ढेर लग जाता है, फिर उसको हम देखते भी नहीं एक समय के बाद। आप ये सोचिए ना, चालू हो गया ऑनलाइन भी, तो अब कुछ नहीं बोलेंगे। ये भाई साहब, चलिए शुरू करें। डेढ़ सजनों, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज आपसे हम कुछ बातें करेंगे डीआई के बारे में, जो बहुत तरह की भांति भांति विचारधाराएं लोगों के मन में भरा पड़ा है। तो आज मैं बताऊंगा कि डीआई एक्चुअली में है क्या और कैसे हल करें, कैसे डीआई नर्सरी से भी नीचे लेवल का होगा, इसके बारे में। कहीं सेंटर में चल रहा है, पटना उठना चल रहा है, क्लास नहीं कनेक्ट हुआ, बात किए थे, कोई नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। ऑनलाइन हो गया, ओके। चलिए यहां देखें भाई साहब, डीआई के बारे में थोड़ा बातें करें कि बहुत लोग डरते हैं डीआई से, है ना, बहुत डरते हैं, पता नहीं डीआई क्या होता है। डीआई से आसान कोई चैप्टर होता ही नहीं है, पहला बात दिमाग में बिठा लो। डीआई सबसे इजी होता है, सबसे आसान होता है, और इसका नंबर समझो फ्री में। देखो डीआई इजी, आप लोग को कहीं मजाक लग रहा, ओह बैंक में तो डीआई बहुत ही हार्ड आता है, तो हम इस बात को खंडन करते हैं, नहीं, कभी हार्ड नहीं आता है। डीआई कभी हार्ड होता ही नहीं है। डीआई कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, कैलकुलेशन भले मानते, हम स्वीकार करते हैं कि हो सकता है बैंक में कैलकुलेटिव हो सकता है, कैलकुलेशन करवा सकता है, लेकिन डीआई हार्ड हो ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। डीआई कभी हार्ड होता ही नहीं है। डीआई बहुत आसान हो सकता है, भले डाटा है तो कैलकुलेशन करवा सकता है वो, जोड़ घटाव गुना भाग लेंदी करवा सकता है वो, लेकिन हार्ड नहीं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या कह रहा है, ऐसा डीआई में नहीं होता है, ठीक है ना। तो डीआई के बारे में पहले हम बातें करें। देखिए बैंक में क्या होता है इसके बारे में, और एसएससी में और अदर एग्जाम में क्या डीआई का क्या रोल है, इसके बारे में बातें करें। उसके बाद हम बातें करेंगे, पीपीटी आज नहीं है लेकिन हम सारी बातें आपसे डीआई के बारे में करेंगे, और पढ़ाएंगे भी डीआई, ऐसा नहीं कि पीपीटी नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बैंक के बारे में बातें करें। बैंक में मान लीजिए कि 35 क्वेश्चन आया मैथ में, बैंक पीओ में, है ना, तो 35 क्वेश्चन बैंक पीओ में आया। आपको मालूम है कट ऑफ कितना जाता है बैंक का?
नहीं, 10 के नीचे रहता है। इसमें कितने लोग बैंक एग्जाम दिए हैं? कभी दिए हैं? कट ऑफ कितना जाता है? इंग्लिश से कितना गया है? 1 साल 2 साल के अंदर में बताइए, आपके जानने में कितना? 10-11। और मैथ्स का कितना कट ऑफ, मतलब ओवरऑल पासिंग ने मिनिमम जो पासिंग होता है ना, वो कितना गया है? 10-11। भाई आप पूरा नहीं देखे हैं। इंग्लिश का जो है कट ऑफ 3-4 नंबर जाता है। मजाक लगा ना? 3, 4, 5, मैक्सिमम 10-11 है। मैथ का 6, 7, 8, 9 नंबर ऐसे जाता है। ये बताइए, हम 10 भी मान के चलते हैं सपोज, तो 35 क्वेश्चन में क्या हम 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते? इसका मतलब बैंक का एग्जाम नॉलेज टेस्ट नहीं है। बैंक का एग्जाम में नॉलेज का टेस्ट होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता नॉलेज का टेस्ट। मैनेजमेंट टेस्ट होता है। आप प्रश्नों को कैसे मैनेज करते हैं, किस प्रश्न को बनाते हैं, किस प्रश्न को छोड़ते हैं, यह डिपेंड करता है बैंक में। यदि आपका 35 क्वेश्चन है, मैंने आज तक जितने बच्चों से मिला, जितने बैंक में सेलेक्ट हुए हैं, उनसे मिलता हूं तो पूछता हूं कितना क्वेश्चन किया कि फाइनल सिलेक्शन हो गया। हम कहते हैं कि 20 क्वेश्चन के बाद जो भी किया वो मैक्सिमम फाइनल, सब में 20-20 क्वेश्चन के आसपास, तो फाइनल लिस्ट तैयार हो जाता है। 20, 21, 22 करके फाइनल सिलेक्शन हो जाता, फाइनल सब कुछ ले दे के। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों का ऐसा होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश में बहुत अच्छा कर लिया, मैथ में कट ऑफ पार किया, कि उसमें मिनिमम कट ऑफ भी होता है ना, इतना नंबर लाना जरूरी है, तो कट ऑफ भी पार कर लिया, एक में ज्यादा ले आया, तो ओवरऑल मिला के वो पास हो जाता है। किसी का मैथ अच्छा है तो मैथ में अच्छा कर लिया, और किसी और में रीजनिंग में कम नंबर आया, लेकिन कट ऑफ करके पास हो जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि कभी कभी तो जीएस वगैरह कुछ ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर पे निगेटिव मार्किंग होता है ना। दिक्कत तो इस बात की है, बच्चे क्या करते हैं ना, मारते हैं धाएं धाएं, मतलब क्वेश्चन कुछ भी कहे, आंसर लग रहा है यही है, लगता है ये ऑप्शन हम पढ़े हैं कहीं। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, प्रधानमंत्री कौन है और उसका नाम नहीं दिख रहा है, किसी का नाम दिखाई दे दिया, मनोज तिवारी दिखाई दे रहा, मार दे मनोज तिवारी। कहने का मतलब यह है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऑप्शन में से 4 ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन फीलिंग हो गया ना कि ये सही है, तो मार देता है और कहता हम बना के आए पूरा के पूरा, और वो चल जाता है निगेटिव मार्किंग करके माइनस में चला जाता है, सारा काम खराब करता है। तो सुनिए ध्यान से मेरे भाई, बैंक में हम लोग को मैनेजमेंट जरूरी है, नॉलेज टेस्ट होता ही नहीं है। तो बैंक का जब भी एग्जाम दे, बैंक और अदर भी एग्जाम में ये रूल अपनाएं। एग्जाम पास करने के लिए हमें सबसे पहले जब एग्जाम में बैठते हैं तो देखेंगे कौन सा क्वेश्चन बनाना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। यदि आप डिसाइड 2-4 सेकंड में नहीं करते हैं तो आप फेल हैं। होता क्या ना, जिद में आदमी जो है, जिद में आदमी आकर जो है वो क्वेश्चन लग जाता कि नहीं हम पढ़े हैं ऐसा, हम क्यों नहीं बन रहा। एक बार गलती करता, फिर लग जाता है, दूसरा और कहता है, वो मालूम चलता कि 5 से 6 क्वेश्चन का समय एक क्वेश्चन ने बर्बाद कर दिया, वो भी फाइनली नहीं आया। तो कभी भी एग्जाम ऐसे नहीं देना चाहिए। आपको लगता है बन गया, बन जाएगा तो बनाइए, और लगता कि पढ़ा तो है लेकिन थोड़ा अभी पूरा कंप्लीट दिमाग में, तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि हमको पहले, सबसे पहले मिनिमम कट ऑफ को पार करना है। यदि बैंक के बारे में सोचे तो, है ना, या ये सोचिए एसएससी के बारे में कि जो पहले हमें पास करवाए उसको तो पहले करो। पहले वैसे क्वेश्चन को हमें बनाना चाहिए जो सब बना सके, वैसे क्वेश्चन पहले बनाना चाहिए जो सब बना सके, जो सब बना सके। यदि वो क्वेश्चन गलती हो गया आपसे तो आप फेल हो।
एग्जाम में यदि फेल होता है तो इसके कारण ये नहीं होता कि वो हार्ड क्वेश्चन छोड़ के आया है, हार्ड क्वेश्चन गलत करके आया, ये कारण नहीं होता। फेल होने का कारण होता है कि वो इजी क्वेश्चन गलत करके आया है। यदि वह इजी क्वेश्चन गलत करके आया तो फेल है। हार्ड क्वेश्चन तो दुनिया की होगी गलत, हार्ड क्वेश्चन दुनिया छोड़ी होगी। 1-2% लोग होंगे जो नहीं छोड़े, बनाए होंगे, लेकिन 98% होंगे कि जो छोड़े होंगे उस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एग्जाम को पास करने के लिए रणनीति होता है कि सबसे पहले हमें वहां तक ले आओ जहां तक एवरेज है, दुनिया जहां तक है, जो बच्चा सब कर रहा है, जहां तक सब कर सके वैसा क्वेश्चन जो सब बना सके वो हम पहले बना लें। और वो बनाने के बाद जब सेकेंड राउंड में जब आते हैं तो थोड़ा सा उत्साह होता है, क्योंकि हमने तो बहुत क्वेश्चन बना लिया। पहला में डर होता है, पता नहीं हम कितना बना पाएंगे ना बना पाएंगे, है ना, वो डर से गलतियां होना शुरू हो जाता है। तो सेकेंड राउंड में हम जब आते हैं ना तो जो नहीं भी आता है ना वो थोड़ा बहुत आने लगता है। 3 राउंड में क्वेश्चन को कम से कम घुमाना चाहिए। एक फास्ट राउंड, तेजी में सबको ले चले जाओ। सेकेंड राउंड है, सेकेंड राउंड देखिए जो लग रहा है कि हाँ ये बनने लायक है, बनने लायक, उसको बना दिए। और जब ये दोनों देखो, जो बनने लायक होता है उसमें समय नहीं लगता, वो धाए कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो, बहुत है तो 1 मिनट। वहां एग्जाम हॉल में पूरा कंसंट्रेशन होता है, बहुत लेंदी है तो 1 मिनट 1.5 मिनट ऐसे। लेकिन जो अटकता है वही अटकता जो नहीं आता है, या थोड़ा आता है थोड़ा नहीं, उसमें समय लगता है। जो आता है उसमें समय नहीं लगता है। तो फर्स्ट राउंड में हम इजी क्वेश्चन को उड़ा दें, सेकंड में जो लगे कि हाँ बन रहा है उसको उड़ा दें, और जब मन खुश हो जाएगा ना तो थर्ड राउंड में जो बहुत हार्ड था, जो नहीं बनने लायक था, उसमें मन करेगा, मन खुश रहेगा उस समय तक, तो उसको सोचने लायक हो, सोचेगा ना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एग्जाम में कोशिश करें प्रश्नों को छोड़ना, ये हमसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कि हम सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन को बना सकें जो दुनिया बनाएगी, है ना, ये सबसे पहले जरूरी है। ठीक है ना। बैंक में भी यही है डीआई में, कि डीआई में आप सोचो ना, जैसे मैं बताता हूं, आप लोग बैंक के एग्जाम देते हैं डीआई में, तो बताइए जरा 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो इक्विलिटी के होते हैं, मतलब एक्स बड़ा छोटा वाला आता है ना, वो 5 क्वेश्चन में पता है आप कितना बना सकते हो? 4 आराम से बना सकते हो, कोई भी बना सकता है इक्विलिटी क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़िए और उड़ा दीजिए, 100% बनेगा। उसके बाद जो है बैंक में 5 क्वेश्चन जो होते हैं अप्रोक्सीमेट टाइप के होते हैं ना, अप्रोक्सीमेट वाला वैल्यू होते हैं, उसमें कोई दम नहीं होता, अप्रोक्सीमेट में कोई दम होता ही नहीं है। थोड़ा सा एक बार अपना कॉमन सेंस रखिए, कब काटें कितना के लगभग मानते जाए आंसर एग्जैक्ट। हम कहते हैं उसमें से 5 में से उसमें भी आप 4 बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है आ जाइए डीआई में, तो लगभग 15 क्वेश्चन, 3 डीआई तो होता ही है ना, 15 क्वेश्चन डीआई के होते हैं। डीआई के हम बात करें, और भी क्वेश्चन जो अदर हैं लैंग्वेज वाले उसको छोड़ दीजिए, हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो कि फिक्स हमेशा आते हैं। इक्विलिटी के क्वेश्चन हो गया, है ना, अप्रोक्सीमेट का क्वेश्चन हो गया, जो हमेशा आते हैं वो तो फिक्स है। डीआई क्वेश्चन 15 फिक्स है। तो सुनिए, इसमें 15 में से मैंने कहा ना कि डीआई कभी हार्ड नहीं होता, मैं सारा पढ़ाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन नहीं, 250-300 क्वेश्चन पढ़ाएंगे डीआई का हम, लेकिन देखिएगा कोई हार्ड नहीं होता। डीआई कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेंदी हो सकता है, हार्ड नहीं। हम कहते हैं कि 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इजी होते हैं हर डीआई में, 5 में से 3 कैलकुलेशन कम करवाता है, 2 जो होता है ना वो करवा सकता है, 1 तो कंफर्म करवाए, बोले सबका औसत निकालो, तो निकालते रहो, सबका हार्ड नहीं होगा, सबका है, सबका एक का वैल्यू निकाल के जोड़ के डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा ना, तो समय बचेगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि मत बनाओ 5 क्वेश्चन, 3 तो बना लोगे, 3-3 करके कितने हो गए? 9, और 9 और 8 कितने हो गए? 17 क्वेश्चन तो यही छोटे छोटे टॉपिकों से हो गया।
5 5 10 और यहां से कितना था 3 2 5 20 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन और बचे हैं। वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हम कहते हैं कि यदि 15 में से 5 तो बना लोगे, 5 बना लो, कितना हो गया? क्या आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता? 100% होगा। लेकिन आप इतने बहादुर हैं कि कहीं किसी से लड़ जाते हैं। आप बहादुर हैं तो दीवार तोड़ देंगे सर से मार के, ये बहादुरी है? नहीं, ये बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। और बैंक के एग्जाम में बेवकूफी नहीं दिखाना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है। टाइम मैनेज करिए। हमने कहा ना कि 4-5, आप लोग को विश्वास नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा 8-10 साल का रिकॉर्ड से लेकर अभी तक का कि कितने कितने कट ऑफ जाते हैं। मिनिमम कट ऑफ जो है वही 8 9 10 11, 8 9 10 11, इतने मिनिमम कट ऑफ जाता है। और 35 क्वेश्चन में 10 11 लाना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। और बच्चे कभी कभी बैंक के आते हैं तो बात करते हैं, सर मैं 1 नंबर से बैंक में फेल हो गया, मैथ में 1 नंबर कम आया। बोलेंगे कम आया? कितना नंबर? मतलब 1 नंबर से कम हो गया। सर कट ऑफ कितना गया था? बस 5 नंबर गया था। 5 गया, 1 नंबर कम आया, तो बड़ा ही खराब लगता है। वो क्या करते हैं ना, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। अब तो बैंक में ऐसा कर दिया है कि टाइम दे दिया है कि पहले क्या था, अपने मन से जिसमें ज्यादा देना टाइम दे दो, लेकिन अब फिक्स हो गया है ना। अब टाइम दे दिया है कि आधे घंटे इसमें तो आधे घंटे इसमें, 25 मिनट इसमें, तो जितना टाइम दे दिया उतना फिक्स है। नहीं तो पहले इधर का टाइम निकाल के उसमें लगाते थे। तो ये देखो, ये क्यों दिया टाइम? मैनेजमेंट देखने के लिए, आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे आप डिसीजन लेते हो। बैंक में कस्टमर डीलिंग है ना जी, कस्टमर कैसा मूड वाला आ जाएगा, वहां पर आप कैसे डील कर पाओगे उसे, है ना भाई? तो होना चाहिए डीलिंग, है ना। तो बैंक के लिए डीआई आज के बाद ध्यान रखिएगा, डरना मना है, डीआई बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बातें करें एक एक करके। सबसे पहले छोटी छोटी बातें करेंगे डीआई में। पाई चार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पाई चार्ट बहुत ही आसान होता है। पाई चार्ट में बहुत सारे वैरायटी में सिखाऊंगा। सिंगल पाई चार्ट, सिंगल पाई के चार्ट के साथ एक डाटा, सिंगल पाई के साथ डबल डाटा, डबल पाई चार्ट, ट्रिपल पाई चार्ट, उसके साथ डाटा, बहुत बड़े बड़े चीज को पढ़ेंगे। और ट्रिपल से ऊपर जो है, ट्रिपल और डाटा, उसके अलावा उससे ऊपर नहीं आता किसी एग्जाम में, चाहे आरबीआई का भी एग्जाम क्यों ना हो। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डीआई जो आता है वो आरबीआई में आता है ना। अच्छा सा, हाँ नहीं, अब कल ही भेजिएगा पीपीटी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो पाई चार्ट के बारे में थोड़ा सा हम बातें करें। यहां देखिए प्लीज, फटाफट तेजी में जरा देखिए। पाई चार्ट में ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बनाए होंगे, ऐसे ऐसे दिए होंगे, ठीक है ना। पहले मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा चीजों को। तो जैसे कहा कि एक व्यक्ति भोजन पर 20% खर्च करता है अपने इनकम का। ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, है ना। एक व्यक्ति अपने इनकम का 20% भोजन पे खर्च करता है, ठीक। ऐसे करके भोजन पे, रेंट पे, डिफरेंट डिफरेंट वेज में वो कहां कहां खर्च करता हो, दिया रहेगा, ठीक। अब इसमें जो है 2 तरह से होंगे, या तो प्रतिशत में होगा या तो डिग्री में होगा, 2 चीजें में होगा। तीसरा भी होता है, एक न्यूमेरिकल में भी होता है। तो न्यूमेरिकल में नहीं के बराबर आता है, ठीक है। मैं फिर बता दूंगा कि भोजन पे 20% करता है, या ऐसा लिखा रहेगा भोजन पे 60 डिग्री खर्च करता है, डिग्री में दिया रहेगा, या रुपया में दिया कि भोजन पे 1200 रुपया खर्च करता है, ऐसे कुछ मतलब दिया रहेगा, ठीक। अब इसमें कभी कभी हमसे कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, परसेंटेज में दिया रहेगा कि एक व्यक्ति अपने भोजन पे 20% खर्च करता है, तो डिग्री में क्या है, कितना डिग्री, उसको जो है ना सेंट्रल एंगल निकालिए। क्वेश्चन क्या बोलता है, सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण निकालें। भोजन के खर्च का केंद्रीय कोण क्या होगा, सेंट्रल एंगल क्या होगा, मतलब कितने डिग्री का मतलब एंगल बनाएगा, ये पूछेगा। ध्यान सुनिएगा, डाटा या तो परसेंटेज में होगा, डिग्री में होगा, या तो रुपीज में होगा, ठीक। डिग्री में ध्यान सुनिए प्लीज, डिग्री का मैक्सिमम कितना होता है, 360 के सर्कल बनेगा तो 360 बनेगा, अधिक से अधिक इससे क्या बनेगा ऊपर, है ना। तो डिग्री में पूरा 360 होता है, और परसेंटेज में 100% होगा,
ठीक। डाटा हमेशा 100% दिया रहेगा, या तो 360 डिग्री हमेशा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि डाटा 100 से ज्यादा 110%, 120% भी दिया हो सकता है। आप बोलेंगे ये कहां से लाया पैसा? क्योंकि टोटल जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हिज इनकम, उस व्यक्ति का जो इनकम है, द मैक्सिमम परसेंट इज 100%। तो 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है? अपने इनकम का पूरा बायोडाटा दे दिया कि हम यहां करते हैं, यहां खर्च करते हैं, यहां खर्च करते हैं, सब कुछ बता दिया, तो फिर 100 से ज्यादा कैसे हो गया? यदि कभी जोड़ने पर 100 से ज्यादा हो जाए तो दो कारण होते हैं। पहला कारण, क्या तो क्वेश्चन गलत होगा? पहला कारण कभी कभी होता है जोड़ने में कहीं कहीं गलती दे रहता है परसेंटेज, सबको जोड़ने पर 110%, 5% कर दिया, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो पहला कारण, या तो क्वेश्चन गलत होगा, या नहीं तो अगर अच्छा एग्जाम है तो गलत होने के चांसेस कमी है, या नहीं तो जो मेन कारण होता है, यदि परसेंटेज 100% से ज्यादा है तो इसका मेन कारण होता है कि कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर है जो ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है कैसे? देखिए, जैसे एक व्यक्ति भोजन पे 20% खर्च किया, अब यहां पर दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्ट कहीं घूमने गया है ना, हवाई जहाज से गया, राजधानी ट्रेन से गया, शताब्दी से गया, तो इसमें कहा कि 25% खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन पे हो। अब इसको जोड़ के 110% आ रहा है। अब दिमाग खराब, ये गलती कैसे हो गया? तो यहां पर ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन देंगे हम, देखिएगा बहुत मजा आएगा। यूपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, वो भी दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे आपसे। इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हों जो कॉमन होंगे। क्या होंगे? जैसे कि भोजन पे खर्च किया, वो हिसाब जोड़ लिया, भोजन पे इतना खर्च किया। मान लीजिए आप जाते हैं राजधानी ट्रेन से, तो उसमें लिखा होता है ट्रांसपोर्टेशन का इतना, खाने का, फूड का इतना। आपने क्या किया कि फूड का खर्च वहां से निकाल के इस फूड में जोड़ दिया। नहीं समझे? आपने जो कहीं कहीं खाना पीना खर्च किए थे और राजधानी के टिकट में लिखा था खाने का किराया इतना, खाने खर्च इतना, वो भी खर्च इसमें जोड़ दिया और टिकट का टोटल बिल यहां लिख दिया। तो खाने खर्च यहां जुड़ा हुआ है कि नहीं है? और यहां भी अपने खाने खर्च ला दिया है कि नहीं? खाने खर्च यहां भी ला दिया और खाने खर्च यहां भी ला दिया, तो ऑटोमेटिक मोर देन 100% तो होगा ही ना। यहां भी दिखा रहे हैं खाना खर्च, यहां भी दिखा रहे हैं। यदि मान लो कि ट्रेन का किराया 2% भी है, तो 2% यहां भी दिख गया और 2% यहां भी दिख गया, तो मोर देन 100% तो नेचुरली होना ही है। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो जोड़ने पर मैक्सिमम 100% आएगा या 360 डिग्री आएगा। ठीक, यदि 360 डिग्री से या 100% से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं ओवरलैप हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? ओके, ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक बार यूपीएससी में पूछ दिया, सीसेट में क्वेश्चन आया। क्या आया? देखिए, शहर का नाम दिया कि टाउन ए, टाउन बी, ऐसे दे दिया नाम। समझिएगा, पहले हम सारा क्वेश्चन समझाएंगे आपको। आज पीडीएफ नहीं है इसलिए हम थोड़ा ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है ना? दो तरह के शहर है, टाउन ए और टाउन बी। इसमें दिया कि 15% लोग टीबी बीमारी से ग्रसित हैं, 25% जो हैं, कुछ भी कह देगा, है ना? हाँ, क्या मान लें, कैंसर से मान लीजिए, और है ना, कुछ भी, हाँ, हार्ट पेशेंट है, लिवर प्रॉब्लम है, डिफरेंट डिफरेंट दिया रहेगा। ठीक, और इसमें भी दिया है कि इतना % टीबी से हैं, इतना % कैंसर से हैं, इतने % जो है ना,
बीपी है, इतने परसेंट शुगर पेशेंट है, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज गिवन, ठीक है ना, बहुत तरह की बीमारी दिया रहेगा। ओके, शहर ए और शहर बी, यूपीएससी में पूछा क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई इन्हें क्या आईएएस बनने के लिए है ना, नहीं, कॉमन सेंस चाहिए। देखिए, शहर ए और शहर बी, कहा कि शहर में ऐसे लोग हैं जिनको एक से अधिक बीमारी है। इन विच टाउन, दो टाउन दिया है ना, किस टाउन में जो पेशेंट है हैविंग मोर देन वन डिजीज, है ना, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित है, मोर देन वन, एक से अधिक, टू और मोर, ऐसे है ना, एक बीमारी से अधिक, एक से, दो से, तीन से ग्रसित है। सिंपल सी बात है, डाटा जब अलग अलग दिया कि टीबी को टीबी होगा, कैंसर को कैंसर, शुगर का शुगर, बीपी को बीपी है, तो एक को कहां दिया है अलग कि ज्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे कहा कि कोई ऐसे पेशेंट नहीं है जिनको एक से अधिक बीमारी है, तो हम देखेंगे सिर्फ एक ही केसेस में कह सकते हैं कि किसी को एक से अधिक बीमारी है, तभी कह सकते हैं जब 100% से ज्यादा आएगा, तो इसको तुरंत दिमाग में जाएगा, इसको जोड़ा था तो इसको 100% आ गया पूरे पूरे, और इसमें 110% आया था जोड़ने पर। हम समझ गए कि इसमें 100% है, मतलब सबका अलग अलग बीमारी है और कोई ओवरलैप, एक ही पेशेंट दो दो काउंटर पे जाके अपना बिल नहीं बनवाया है कि नहीं, वो सिंगल, भाई मेरा टीबी है तो टीबी है, बीपी है तो बीपी है, शुगर है तो शुगर है, और सबका मिला के 100% पेशेंट का निकल गया। तो इसमें कोई ऐसे पेशेंट नहीं है जिसको एक से अधिक बीमारी है, ठीक। और जैसे जोड़ने पर 100 से ज्यादा आ गया, हम समझ गए कि शहर बी में जरूर है, वो इधर भी नाम लिखवाया है और इधर भी नाम लिखवाया है, समझ में आया ना। तो तुरंत समझ गए कि टाउन बी में जो है वो पेशेंट मोर देन वन डिजीज, है ना, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित है, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन ये सी सेट में आया था, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। तो कभी भी 100% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। अभी 100% से ज्यादा हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, या तो क्वेश्चन गलत है, या तो कुछ ऐसे है डाटा जो ओवरलैप कर रहा है, जो कई जगह उसका, हाँ, उसके प्रेजेंट कई जगह हैं, कई जगह वो कैलकुलेट हुआ है, समझ में आ रहा है ना। ये मेन कारण होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी 100% से ज्यादा नहीं होंगे, 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। ये बातें आप तो समझ गए, ठीक है ना। अब मुद्दा है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बच्चा वाला क्वेश्चन था ना, आइए इसका क्वेश्चन है, चाय कॉफी वाला एग्जाम्पल ही है ना। अच्छा, दूसरी बात, मैं थोड़ी सी बात आपसे और बता दूं, डीआई पढ़ने से पहले कुछ पढ़ने पड़ते हैं। डीआई कोई पढ़ाई का चीज नहीं है, जिसको रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज जो पढ़ रखा है ना, उसके लिए डीआई बड़ा आसान है। और जो रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ रखा है ना, तो फीलिंग वैसी नहीं होती जैसे होनी चाहिए, ठीक है ना, जबरदस्ती वाली फीलिंग होती है। तो पहले ये पढ़ लेना चाहिए, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इतना तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए, ठीक। बच्चे क्या करते हैं, बैंक वाले बच्चे, वो देखते हैं किसको पढ़ूं कि पास हो जाऊं, तो देखते हैं 15 क्वेश्चन डीआई है, वो सिर्फ और सिर्फ डीआई पढ़ते हैं, उठते डीआई, सोते डीआई, खाते डीआई, पीते डीआई, नहीं समझा, खाली डीआई। उनको लगता है कि डीआई पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, और पूरी अर्थमेटिक पढ़ते नहीं है वो। और ये ध्यान रखिए, डीआई पैदा कहां से हुआ, पूरे अर्थमेटिक से हुआ है। अर्थमेटिक का ही तो कहानी है जिसको हम डाटा के रूप में दे रखे हैं। तो इसीलिए कभी भी जो बैंक का कोचिंग बच्चे करते हैं ना, कोचिंग वाले बच्चे के अकॉर्डिंग चल देते हैं, क्या डीआई पढ़ना है तो 2-3 महीने तक डीआई पढ़ाएंगे, क्या कुछ नहीं, जो पढ़ाना था वो 15 दिन खत्म हो गया,
वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट देंगे, कहें प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, ऐसा होता रहेगा। तो डीआई जो है खाली नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है। डीआई पढ़ने से पहले अर्थमेटिक पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। डीआई तो अपने आप दौड़ा हुआ आ जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, है ना। तो डीआई के लिए अर्थमेटिक सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। अब कहा कि 20% भोजन पे खर्च करता है, इसको डिग्री में चेंज करो। किस में चेंज करो? डिग्री में कितना होगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा भाई बंधु मित्रों, तैयार हैं सब लोग? अच्छा, मैंने कहा कि डिग्री में मैक्सिमम 300 और परसेंटेज में मैक्सिमम 100%। मतलब यह है कि 100% जो है 360 डिग्री के बराबर है, हाँ या ना? 100% 360 डिग्री के बराबर है। तो भोजन पे किया है 20%, तो 20% कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 360, यहां क्या हो जाएगा 100, और यहां क्या हो जाएगा 20। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये आ गया कि 72 डिग्री के बराबर हो गया। कितने डिग्री के? 72 डिग्री के बराबर। समझ में आ रहा है ना? आप इसे जल्दी में ऐसे बनाएं, 20% है तो प्रतिशत का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? तो यहां नीचे मैक्सिमम वैल्यू दीजिए, और इनटू जिसमें बदलना है, बदलना किस में है? तो डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू से गुना कर दीजिए। नहीं समझे? हमको भोजन का निकालना है 20%, तो 20% परसेंटेज का मैक्सिमम वैल्यू तो 100, 20 बटा में 100, और जिसमें बदलना, जिसमें निकालना होता है ना, उसको गुना कर देते हैं। डिग्री में निकालना है तो डिग्री से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो ये भी वही आएगा ना 72 डिग्री, ऐसे करके 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब है कैसे चेंज करते हैं हम लोग। तो जो वैल्यू गिवन है उसको लिखो, नीचे में मैक्सिमम वैल्यू जो गिवन है उसका, ठीक है ना, और इनटू मैक्सिमम वैल्यू जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है ना? जिसमें हमको चेंज करना है उसके मैक्सिमम वैल्यू से गुना कर देंगे। ठीक, समझते बनाएंगे तो वैसे बनाएंगे कि 100% बराबर 360 डिग्री, तो 20% कितना डिग्री। ठीक, तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। 20% है तो 20 बटा में 100, और डिग्री में चेंज करना है तो 360। समझ में आ रहा सबको? ऐसे करके, जैसे कहा कि ये 25% ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, इसको डिग्री में चेंज करो तो कैसे लिखेंगे? 25% है ना, तो प्रतिशत का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? प्रतिशत का मैक्सिमम वैल्यू 100, और चेंज किस में करना है? डिग्री में। तो डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू 360, 25 चौके 9 चौके 36, तो डिग्री में कितना हो गया? 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे 90 डिग्री बोलेंगे। बोलिए हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको? वेरी गुड। कहीं कहीं ऐसे आपको दिया रहेगा कि एक व्यक्ति अपने भोजन पर 108 डिग्री खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने भोजन पे 108 डिग्री खर्च करता है। इसको परसेंटेज में चेंज करो तो डिग्री है 108, डिग्री कितना है? तो डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू नीचे लिख देंगे, और चेंज किस में करना है? तो परसेंटेज का मैक्सिमम वैल्यू 100। 0 0 कट गया, और 36 108 कितना परसेंट हो गया? बोलेंगे 30% है। समझ में आया ना? तो ऐसे करके हम डिग्री को परसेंटेज में कर सकते हैं। ठीक, कभी कभी रुपया में दिया रहेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर एक व्यक्ति का 12,000 रुपया है। कुल खर्च कितना है? 12,000 रुपया है। 12,000 है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। कुल खर्च कितना है? 12,000 है, और वह भोजन पे खर्च करता है। ओ, या तो परसेंटेज में दिया रहेगा या तो डिग्री में दिया रहेगा। ठीक, जैसे कि अब यहीं पर लिखा होता 108 डिग्री, याद दिया रहेगा 30%। ये दोनों सेम ही ना होता है, देखो। तो
मान लो पहले के डिग्री में दिया है, अब रुपया में लाना है। डिग्री में दिया है और लाना किस में है? रुपया में। तो कैसे करेंगे? तो डिग्री 108, डिग्री गिवन क्या है? 108 गिवन है, तो 108 लिख दीजिए। उसका मैक्सिमम वैल्यू, डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू 360, और आपको लाना किस में है? रुपया में। तो टोटल खर्च का मैक्सिमम वैल्यू, टोटल खर्च का मैक्सिमम वैल्यू, तो इंटू 12,000, 12,000 लिखेंगे। ये समझ में आया? हमको रुपया में निकालना, तो रुपया का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम मेरा पैसा कितना था? 12,000 था, तो इंटू 12,000 कर देंगे। समझ में आया? तो यहां से ऐसे काट के 36 ते 108, 12 तिहाई 3600, तो भोजन पे 3600 रुपया खर्च किया। मेरे बात समझ में आया? यदि प्रतिशत में दिया होता, रुपया में लाना है, तो 30%, 30 बराबर 100 गुने 12,000। तो ऐसे करके 2 जीरो काट दिए, 12 तिहाई 3600, तो 3600 आंसर आ गया। समझ में आया? तो कैसे हम डिग्री को रुपया में, रुपया को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? आए भाई साहब? ज्यादा पढ़ लिया ना? पाई बटा 180 जो है डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, रेडियन में। नहीं समझा? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ना, इसलिए चुप रहो, है ना? रेडियन को डिग्री में, ठीक है ना? डिग्री को रेडियन में करने के लिए करते हैं। डिग्री में दिया है, रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बटा में 180, और यदि रेडियन में दिया है, डिग्री में चेंज करना है, तो 180 बटा में पाई। वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इसका नहीं। ठीक है, तुम यहां देखो, यहां देखिए, कहा कि एक व्यक्ति भोजन पर 1200 रुपया खर्च करता है। टोटल एक्सपेंडिचर 12,000 रुपया है फैमिली का। टोटल एक्सपेंडिचर फैमिली कितना है? 12,000 रुपया है, ठीक है ना? और भोजन पे 1200 रुपया खर्च करता था, कितना डिग्री खर्च करता है? इसका सेंट्रल एंगल निकालिए। क्या निकालिए? केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल निकाल। कैसे निकालेंगे? 1200 भोजन पे आउट ऑफ 12,000, और डिग्री किसमें, किसे चेंज करना है? डिग्री में, तो 360। ऐसे करेंगे। एक सुना यहां काट दो, 12 से 1200 काट दो, कितना हो गया? 36 डिग्री खर्च करता है। समझ में आया? तो कैसे हम डिग्री को सब में चेंज करने आया? किसी को तकलीफ? देवी और सजनों, क्या आपको आ रहा है? कोई तकलीफ आ रहा है? बताइए ना। कोई तकलीफ नहीं आएगा? ऐसे कैसे आएगा तकलीफ, है ना? तो एक चीज तो हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम और एक क्वेश्चन ये आते रहते हैं, ये जो है ना बदलने वाला, बहुत आते रहते हैं। तो हाँ, 5 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन रहते हैं। चलें आगे, ठीक है ना? तो ये बातें सबको समझ में आ गया कि कैसे हम समझेंगे कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना? दूसरी बात, इसमें क्या है, किसी के रेशियो देखकर या परसेंटेज देखकर हम बता नहीं सकते कि कौन ज्यादा खर्च कर रहा है। ये बता नहीं सकते। कैसे? यह है मिस्टर ए, यह है मिस्टर बी। मिस्टर ए अपने इनकम का, अपने आय का 10% भोजन पे खर्च करते हैं। मिस्टर बी अपने इनकम का 15% भोजन पे खर्च करते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं।
यदि इनके जो भोजन पे खर्च है उसका डिफरेंस दिया है कि 3,000 रुपये का है। कितने का डिफरेंस है? 3,000 रुपये का अंतर है, ठीक है ना। तो ए का इनकम निकालिए या बी का इनकम निकालिए, चलिए वो तो बात की बात है। मुझे पहले आप ये बताइए, यहां डिफरेंस दिया है इसका भोजन पे खर्च का डिफरेंस 3,000 का है। तो या तो ए का इनकम निकालो या बी का इनकम निकालो, या ए भोजन पे कितना खर्च करता है या बी कितना खर्च करता है। सॉरी, हमने ये कहा मुझे ये बताओ भोजन पे खर्च कौन ज्यादा करता है? भोजन पे खर्च कौन ज्यादा करता है? गलत उत्तर। कैसे मालूम कि बी करता है? डाटा इनकम्प्लीट। कैसे कह सकते हैं कि बी? परसेंटेज को देखकर, यही ना, वो 15%, क्या वो परसेंटेज को देखकर आप बता सकते हैं ज्यादा करता है वो? है भाई साहब, अभी कमाता ही है 1,000 रुपया, 1,000 का 15% कितना होता है? कितना हुआ? 150 रुपया। अभी कमाता है 1,00,000 रुपया, अब उसका 10% कितना होता है? वो तो कमाता भी नहीं उतना जितना ही भोजन पे खर्च कर देता है। कहने का मतलब ये है, हमें नहीं मालूम कि ये ज्यादा है, हम तो एक्सपेक्ट किए, क्योंकि हमें यहां इनकम दिया ही नहीं इनकम, कि इसका एक इनकम क्या है, बी का, हमको क्या मालूम इनकम क्या है। और वो 10% कितना होगा हम क्या जानते हैं, और वो 15% ज्यादा है हम क्या जाने कि 15% ज्यादा है, हम बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमें ए और बी का इनकम नहीं मालूम है। मुझे ए और बी का इनकम के बारे में पता नहीं है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो दो डिफरेंट परसेंटेज को, डाटा को देखकर आप डायरेक्ट डिफरेंस नहीं बता सकते कौन ज्यादा है कौन कम है, पहला बात। हाँ, यदि ए का इनकम दिया होता, बी का इनकम दिया होता, तो हम बता सकते थे कि कौन ज्यादा है कौन कम है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन सिर्फ परसेंटेज को देखकर हम बता दें कि भोजन पर ज्यादा खर्च किया है, ये कम किया है, ये बताना उचित नहीं है। डाटा इनकम्प्लीट मारेंगे, ठीक है ना। कांट बी डिटरमाइंड, हम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर दिया है आपको फंसाने के लिए कि 3,000 का अंतर है, तो आप तो तुरंत मार देंगे। 15, 10 में 5 का अंतर, 5% बराबर 3,000 है। 100% कुछ भी मान देंगे, 100% कितना होगा? या बोलेगा, ऐसा बोलेगा, एक का भोजन पे खर्च निकालो, आप बोलेंगे अरे एक का तो 10% है, 5% अंतर इतना है, तो 10% कितना होगा? ये भाई साहब, ये कहां फंस गए हैं? ये तो बहुत ही गलत बात है जी, है ना। कितने हो गए? तो ये गलत है ना। कैसे मालूम कि इसमें 5 ही ज्यादा है, 5 का डिफरेंस है? आपको फंसाने का पूरा प्रयास करेगा, और आपको ये बातें पता नहीं रहेगा तो फंसेंगे, 100% फंसेंगे, ठीक है ना। तो 2 परसेंटेज को देखकर, 2 रेशियो को देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कौन ज्यादा है या कौन कम है ना। जैसे कि ये बातें समझ में आया ना, कि 2 अलग अलग पाई चार्ट दे देगा, बोलेगा इसका अंतर इतने का है, तो इसका खर्च निकालो या इसका खर्च निकालो, तो आप बोलेंगे भैया सावधान, इनकम कितना है सबका, बिना इनकम का हम बता नहीं सकते, ठीक है ना। समझ में आया। वही बातें यहां से भी आता है कि यदि हम बात करें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो से, ए का और बी का दिया रहे कि इसका रेशियो 5 और 3 है,
इसका रेशियो 3 और 2 है। ऐसे दिया है तो किसका इनकम ज्यादा है? किसका इनकम ज्यादा है? बोलिए भाई साहब। और कैसे फंसाएगा देखो ऐसे। बोलेगा ए और बी का इनकम का डिफरेंस, ए और बी के इनकम का डिफरेंस कहेगा कि 4,000 रुपया है। पूरा फंसाने की कोशिश करेगा। देखो ए और बी का इनकम का डिफरेंस 4,000 रुपया है। बच्चा कहेगा 5 3 2, अरे आ गया 2 बराबर 4,000। एक बराबर बोल देगा 2,000। अब जिसका पूछेगा 5 दूनी 10,000, 3 दूनी 6,000, सबका निकाल के बैठा देगा। तो कैसे कह सकते हैं कि वो ये ज्यादा है ये कम है? हो सकता है ये 50,000 रुपया कमाता होगा और 30,000 रुपया ये खर्च करता है। ये हो सकता है 3 लाख रुपया कमाता होगा और 2 लाख रुपया खर्च कर देता है। आपको कैसे मालूम कितने जीरो इसमें कटे, कितने जीरो इसमें कटे? मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो डीआई में डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है, डाटा आंकड़ों का खेल होता, आंकड़ों का जो है चक्रव्यूह होता है, और इसमें फंसना नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है। और बैंक वाले में मजेदार बात है, देखो 5 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन पक्का होगा जो डाटा इनकम्प्लीट होगा। 5 में से 1 जो है पक्का होगा, जबरदस्ती हल करवाएगा आपसे और आप कर देंगे। तुरंत कहेंगे ये तो होने वाला है ना, मारेंगे इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना। और सबसे बड़ी बात, पहला ही ऑप्शन वही होगा जो आप सोचे हैं, है कि नहीं? एकदम फंसेंगे बढ़िया से, है कि नहीं? समझ में आया? तो ये सब चीजों से हम नहीं कर सकते हैं, इनके रेशियो से नहीं बता सकते कौन ज्यादा है या कौन कम है। समझ में आया? ऐसे करके जो बहुत बैंक में पूछा है। और दूसरी बात बता दूं, पहले एसएससी और अब के एसएससी के डीआई में अंतर हो गया है। पूछे क्यों? पहले था कि 1 या 2 सेट तैयार होता था, 2 3 सेट, 4 सेट बहुत है तो, है ना? लेकिन अब सुबह शाम दोपहर 3 4 कहीं कहीं शिफ्ट हो रहा है एग्जाम, और 15 दिन तक एग्जाम चल रहा है। एक दिन में 4 शिफ्ट, 15 दिन में 15 चौके 60 शिफ्ट, 60 पेपर तैयार है। कहां से लाएगा क्वेश्चन? तो खिचड़ी पका दिया है। बैंक वाला डीआई इसमें पूछ रहा है, एसएससी में आज से 2 साल 3 साल से यही कर रहा हो। तो इसीलिए पहले क्या था ना कि डीआई के लिए पढ़ते नहीं थे बच्चे एसएससी के, लेकिन अब उनको भी प्रॉपरली पढ़ना पड़ रहा है, तभी वो हो पा रहा है। ध्यान रखिएगा, इसलिए जरूरी है। देखिए बताता हूं, और ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आगे बहुत काम आएगा। जैसे दिया कि 2021 में एक कंपनी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 3:4 है। 2022 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 8:, कुछ बोलेगा 7 हो गया, 8:7 हो गया। ठीक। और आपसे पूछेगा कि 2021 से 22 में कंपनी का एक्सपोर्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? How much percent increase in export of the company in 2022 compared to the 2021? 22 में 21 के कंपेयर में कितने प्रतिशत का एक्सपोर्ट इंक्रीज कर गया, वृद्धि हो गया? और आप
तुरंत मारेंगे, वृद्धि हो गया 3 गुने 100 बटा में क्या बोलेंगे 4, 4 से 7 तो 3 बढ़ गया ना, और 2500 के 100 75% की वृद्धि मारेंगे। ऑप्शन तैयार है और आंसर गलत है। ये बैंक का क्वेश्चन है और एसएससी में भी आ रखा है। यही ना कहेंगे आप, 4 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया? कोई भी बता देगा 3 बढ़ गया। 3 गुने 100 बटा में 4 मार के 75% बोल देगा। कैसे मालूम कि ये ज्यादा है? कैसे मालूम कि 2022 में एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया इसके कंपेयर में? हैं भाई साहब, कैसे मालूम? क्या आप ही कर रहे थे क्या एक्सपोर्ट? नहीं ना। अब कैसे बताएं भाई? देखो ना, जैसे मान लो कि यहां पर 300 करोड़ का था, यहां 400 करोड़ का। 2022 में हो सकता है 80 करोड़ 70 करोड़ का हो। यहां 100 में था, यहां 70 में था, हो गया। तो कैसे ही बढ़ गया? कहां घट गया? ये हो सकता है बढ़ा भी होगा, हो सकता है घटा भी होगा। क्या डाटा हमें क्लियर कर रहा है? नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा ना? और हम लोग बेवकूफी करते हैं, अच्छे तरीके से बेवकूफी। ऑप्शन जो तैयार है 4 से 7, 3 बढ़ गया, 3 गुने 7 4 75% मारते हैं आंसर। हैं? खुश हो जाएगा सचमुच। ठीक है ना? तो ये डाटा इनकम्प्लीट है, नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते भाई बंधु। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। समझ में आ रहा है? फिर क्या बोलेगा? एकदम सारा मुझे बता रहे हैं, पूछा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। बोलेगा कि कंपनी का 2022 में 21 के तुलना में इंपोर्ट जो है वो 30 करोड़ बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया? 30 करोड़ बढ़ जाता है। तो 2021 में इंपोर्ट कितना था? आप क्या करेंगे? बढ़ तो गया है, 3 से 8 बढ़ गया। अब तुरंत मारेंगे कि तो 5 बढ़ गया, 5 बराबर 30। 2021 में कितना था? बोले 3 बराबर, अभी निकाल देता हूं, 2 मिनट रुको। ये मारेंगे 6 या 18 करोड़ का था। एक हो गया आंसर, जो कि गलत हो गया। कैसे मालूम कि बढ़ गया? है भाई साहब, ये गलतियां होता है और हम लोग बड़ा खुशी से बनाते हैं, एकदम हमको तो आ रहा है, रियली में आता है, लेकिन गलत आंसर आता है ना। नहीं समझे? तो सबसे पहले तो हमको यही सीखना है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। हम लोग जबरदस्ती आंसर ले आते हैं, बनाने को तो बनाएंगे ही, लेकिन क्या नहीं करना ये पहले जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? सभी प्रश्नों में हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आज हम ज्यादा नहीं, क्योंकि पीडीएफ भी आज नहीं है, लेकिन कल बातें करें। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके।